बीएससी पार्ट सेकेंड के छात्रों के लिए फिजिक्स फर्स्ट का जो पेपर है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, उसके अंदर हमने मैक्सवेल का नियम पढ़ा था। मैक्सवेल के नियम का जो है ऊर्जा का समविभाजन सिद्धांत क्या है वो आज पढ़ने जा रहे हैं। पहले आपने मैक्सवेल वेग वितरण नियम पढ़ा था, अब प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी वो आज हमें पढ़ना है। मैक्सवेल ने इसके लिए क्या कथन दिया वो सर्वप्रथम हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। यह नियम मैक्सवेल ने दिया तथा उसके अनुसार एक नियत ताप T पर प्रत्येक निकाय की प्रति स्वतंत्र कोटि से संबद्ध ऊर्जा का मान नियत होता है और वो 1/2 kT होता है। ये किसने बताया? मैक्सवेल ने बताया। जहाँ के वोल्टेज मान नियतांक होता है और T निकाय का परम ताप है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। परम ताप का मतलब होता है टेम्परेचर को आप केल्विन में निकालेंगे, ठीक है। तो मैक्सवेल ने क्या कहा? स्वतंत्र कोटि के लिए कहा। तो सबसे पहले मैं आपको इस कथन में स्वतंत्र कोटि यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या मतलब है वो मैं बता दूं। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, किसी भी सिस्टम या निकाय या कण जब गति करता है तो उसकी स्थिति को जानने के लिए या कण कहाँ है उसकी जानकारी के लिए हम न्यूनतम निर्देशांकों की जो संख्या होती है उसको स्वतंत्र कोटि कहते हैं। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट, मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट टू रिप्रेजेंट ए सिस्टम इन ए स्पेस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। किसी भी निकाय की वह न्यूनतम निर्देशांकों की संख्या जिससे आकाश के अंदर उसकी स्थिति को व्यक्त किया जा सके उसको हम स्वतंत्र कोटि की संख्या कहते हैं। हम जानते हैं कोई भी कण है कार्तीय निर्देश तंत्र में, उसकी स्थिति को जानने के लिए हमें निर्देशांक x, y, z की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि उस कण की यदि स्थानांतरित गति हो रही है तो हमें x, y, z 3 निर्देशांकों की आवश्यकता होगी। किसके अंदर? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देश तंत्र में। लेकिन जैसे यहाँ थोड़ा मैं आपको समझा दूँ कि स्वतंत्र कोटि की संख्या क्या है। जैसे कोई निकाय है ना, यहाँ निकाय की जगह मैं कण की बात करता हूँ। जैसे हमारे पास कोई चींटी है और वो किसी तार पे चढ़ रही है, ठीक है। एक तार या डोरी है या रस्सी है, उस पर वो चढ़ रही है और वो डोरी क्या है? वर्टिकल है, जेड एक्सिस के समानांतर है, या जेड एक्सिस ही कह दीजिए आप, ठीक है, जेड एक्सिस पे है। तो उस चींटी या कण जो हमारे पास है, जो भी गति कर रहा है जेड एक्सिस पर, उसकी स्थिति जानने के लिए हमें क्या आवश्यकता होगी? केवल जेड निर्देशांकों की आवश्यकता होगी, ठीक है। z=0 कह दें, z=1 कह दें, z=2 कह दें, तो हम जेड एक्सिस पे उसकी स्थिति की व्याख्या कर सकते हैं। और जेड एक्सिस पे ही चल रहा है, उस पर तार जेड एक्सिस के है, तो हम कहेंगे x और y उसके क्या हो गए? कांस्टेंट हो गए। तो हमें x, y का मान नहीं बदल रहा है, तो हमें केवल एक ही निर्देशांक जेड की आवश्यकता होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये एक विमीय गति हुई और इसमें स्वतंत्र कोटि की संख्या कितनी होगी? 1 हो गई। लेकिन यही चींटी यदि एक्स वाई तल पर चले, यानी किस पर चले? समतल पर, प्लेन पर, टेबल पर चलने जाए, धरातल पर चलने लग जाए, तो हमें एक्स वाई तल का समीकरण होता है z कांस्टेंट, ठीक है। एक्स वाई तल का समीकरण होता है z 0, लेकिन एक्स वाई तल के समानांतर है तो z का मान क्या होगा? 1, 2, 3 हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। z 1 तल है, एक्स वाई तल के समानांतर हो गया। लेकिन अगर उसमें कोई फिर चींटी चलती है तो हमें x और y के निर्देशांक बदलते हैं, z नहीं बदलता। तो समतल पर
गति करने वाले कण के लिए न्यूनतम निर्देशांकों की संख्या क्या हो जाएगी? 2 होगी, x और y। इसी तरह से यदि वही कण जो कि चींटी था वो मच्छर बन के उड़ने लग जाए तो आकाश के अंदर यानी 3 डायमेंशन मोशन हो गया, उसका 3 वे में गति हो गई। ऐसी स्थिति में उसके न्यूनतम निर्देशांक कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, x, y और z। ठीक है, तो उसके स्वतंत्र कोटि की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। तो यहाँ एक्चुअल में मैं समझाना रहा था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। वह न्यूनतम निर्देशांकों की संख्या जो उस कण की ज्यामिति के अंदर स्थिति की व्याख्या कर सके। ठीक है, उसको हम स्वतंत्र कोटि की संख्या कहते हैं। और उसी के आधार पर मैक्सवेल ने ये सबसे अच्छा नियम दिया कि यदि आपको कण की स्वतंत्र कोटि की संख्या पता है तो उस अणु की, ठीक है, जैसे निकाय है उसमें सभी अणु एक समान ताप पर हैं और एक अणु का स्वतंत्र कोटि की संख्या आपको पता हो तो उस संपूर्ण निकाय की स्वतंत्र कोटि की संख्या आप निकाल सकते हैं। तो क्या कहा उसने, एक बार फिर आपको बता दूं, एक नियत ताप T पर प्रत्येक निकाय की प्रति स्वतंत्र कोटि से संबद्ध ऊर्जा का मान नियत होता है और वो 1/2 kT होता है। 1/2 कांस्टेंट है, K वोल्टेज मान नियतांक है और T निकाय का परम ताप है। तो स्वतंत्र कोटि जिसको हम F से लिखते हैं, स्मॉल f से, किसी निकाय जैसे अणु हो, परमाणु हो, कण इत्यादि की आकाश में स्थिति को ज्ञात करने के लिए न्यूनतम निर्देशांकों की संख्या स्वतंत्र कोटि कहलाती है। जैसे उदाहरण है हमारे पास एक परमाणु गैस जैसे हीलियम है, नियोन है, ऑर्गन है की गति में केवल स्थानांतरीय गति के कारण यानी ट्रांसलेटरी मोशन होगा, रेखीय गति होगा, तो x एक्सिस, y एक्सिस और z या z घटक हो सकते हैं। ठीक है, वो जिस भी दिशा में जा रहा है तो हम उसका x, y और z कंपोनेंट 3 निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। इसलिए इनकी प्रति अणु स्वतंत्र कोटि संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो एक अणु की स्वतंत्र कोटि संख्या 3 है और एक कोटि से संबद्ध ऊर्जा का मान 1/2 kT है। यहाँ ये कहना चाह रहा है कि स्वतंत्र कोटि कैसी भी हो, चाहे स्थानांतरिय गति के कारण हो, घूर्णन गति के कारण हो, कंपन गति के कारण हो या और भी गति के कारण हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अगर आप प्रत्येक स्वतंत्र कोटि से संबद्ध ऊर्जा का मान कांस्टेंट होता है, हमें तो उस अणु की स्वतंत्र कोटि की संख्या पता हो और तो हम उस अणु की ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए क्या कह रहा है हमारे पास, यदि एक परमाणु गैस है, क्या है, एक परमाणु गैस है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक परमाणु गैस की स्वतंत्र कोटि की संख्या कितनी हो जाएगी? 3/2 kT हो जाएगी। किसके लिए? एक अणु के लिए। देखिए एक अणु के लिए 1/2 kT को किससे गुणा कर दिया हमने? 3 से गुणा कर दिया, तो 3/2 किसकी ऊर्जा आई? एक अणु की आई। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास यदि कुल कितने हैं? कैपिटल N अणु है निकाय के अंदर, जो भी गैसीय सिस्टम हो या और भी कोई निकाय हो, उसमें जितना जो भी पदार्थ है उसमें अणुओं की संख्या कितनी है? कैपिटल N है। तो 1/2 kT एक स्वतंत्र कोटि से था, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 3, तो 3/2 kT एक अणु की हो गई और कुल अणु हमारे पास N है, तो 3/2 kT को किससे गुणा करेंगे? हम N से गुणा कर देंगे, तो उस निकाय की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 3/2 N kT हो जाएगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस मैक्सवेल का जो ऊर्जा का समविभाजन सिद्धांत है उसकी सहायता से हम एक परमाणु गैस की अगर कुल अणुओं की संख्या पता हो और उस निकाय का ताप पता हो तो हम उसकी ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं। और यदि जैसे द्विपरमाणु गैस है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, O2H2N2, इसमें सब में कितने हैं? 2 परमाणु हैं। ठीक है, एक अणु के अंदर, इसलिए इसको द्विपरमाणु गैस कहेंगे। और इनके अणुओं की आकृति कैसी होगी? डंबल की जैसी होगी। ठीक है, तो ये डंबल की जैसे व्यवहार करता है, तो उसकी स्थानांतरीय गति के साथ साथ घूर्णन गति के कारण
यानी स्थानांतरित गति के कारण तो 3 है ही है, एक्स वाई जेड, और घूर्णन गति के कारण कितनी होगी? 2। घूर्णन कर सकता है वो अपनी एक्सेस में भी और लंबवत में भी, तथा कंपन करता है। अगर और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अणु पास में आएंगे, दूर जाएंगे। उसके एक अणु हाइड्रोजन का ले लें तो उसमें जो परमाणु हैं डंबल क्या करते हैं, जो 2 दूर दूर थे वो पास आएंगे और दूर जाएंगे, तो कंपन गति भी हो सकती है। तो हमारे पास यहाँ पे द्विपरमाणु गैस के अंदर स्थानांतरणीय, घूर्णन और कंपन गति हो सकती है, लेकिन कंपन केवल उच्च ताप पर होता है। सामान्य ताप पे हमारे पे स्थानांतरीय और घूर्णन गति होगी। तो हम कह सकते हैं कि 3 तो स्थानांतर के कारण और 2 घूर्णन के कारण। तो वहाँ पे स्वतंत्र कोटि की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए 5 हो गई। तो स्थानांतरण प्लस घूर्णन के कारण। उच्च ताप पर तो इसकी ऊर्जा हो गई कम 5/2 kT सामान्य ताप पर, और उच्च ताप पर कंपन गति के कारण 2 और जुड़ जाएंगे, तो इसकी स्वतंत्र कोटि की संख्या कितनी हो जाएगी? 7। और हम कह सकते हैं इस एक अणु की ऊर्जा हो जाएगी 7/2 kT, और कुल अणुओं की संख्या n है तो 7/2 n kT हो जाएगी। इसी तरह से यदि हमारे पास त्रिपरमाणु गैस हैं, जैसे हाइड्रोजन है, H2O है, CO2 है आदि, इसमें स्थानांतरीय गति के कारण तो हो जाएगा 3, घूर्णन के कारण अभी 3 एक्सिस हो गई यहाँ पे HH, इस तरह से त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो 3 घूर्णन के कारण होगी और 3 स्थानांतरित के कारण। कंपन इसमें नहीं होगा। अगर त्रिपरमाणु गैस है तो उसमें कंपन, परमाणु परमाणु के बीच में दूरी नहीं चेंज होगी, इसलिए कंपन यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0। तो कुल हमारे पास स्वतंत्र कोटि की संख्या हो जाएगी 6। ठीक है, ये देखिए, तो हम कह सकते हैं हमारे पास त्रिपरमाणु गैस है तो उसकी स्वतंत्र कोटि की संख्या 6 होने के कारण 1/2 kT को हम 6 से गुणा करेंगे तो ये 3 kT हो जाएगा। और n हमारे पास अगर उस सिस्टम में, निकाय में अणुओं की संख्या है तो कुल ऊर्जा हो जाएगी 3n kT। इसी तरह से जैसे जैसे हम देखते हैं स्वतंत्र कोटि की संख्या बढ़ती जाती है, और वो कब बढ़ती है? जब गैस एक परमाणु, द्विपरमाणु, त्रिपरमाणु हो गई। इसी तरह से 3 से भी ज़्यादा हो तो हम बहुपरमाणु के लिए F का मान, स्वतंत्र कोटि को F कह रहे हैं, F का मान बढ़ता जाएगा, और इस प्रकार निकाय में उपस्थित n अणु की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? n/2 F kT हो जाएगी। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया हमारे पास, n/2 F kT किसी भी निकाय की ऊर्जा होगी। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? कुल अणुओं की संख्या n पता होना चाहिए, स्वतंत्र कोटि F का मान पता होना चाहिए, और निकाय का ताप नियत होना चाहिए, तो T का मान भी हमें पता होना चाहिए। K वोल्टेज मान कांस्टेंट है। ये सब रखेंगे तो मैक्सवेल के अनुसार हम स्वतंत्र कोटि की संख्या को जानते हुए क्या निकाल सकते हैं? उसकी ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं। तो मैक्सवेल ने ये बहुत ही अच्छा नियम दिया, और इसकी सहायता से हम किसी भी निकाय की ऊर्जा निकालने में सक्षम हो सकते हैं।